बिगुल बजेगा फिर से, जय घोष का आगाज होगा। कर्मों की इस पवित्र धरा पर अब नया इतिहास होगा। अब नया इतिहास होगा, अब नया इतिहास होगा। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल 1 मई से लेकर आ रहा है एक नई सौगात, हमारे नए एकेडमिक सत्र का शंखनाद। जी हाँ दोस्तों, जहां मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संचयन, क्लास पीडीएफ, साप्ताहिक टेस्ट, मॉडल पेपर, टॉपर्स कॉपी एनालिसिस, रैपिड रिवीजन। जी हाँ, जुड़ना ना भूलें। जी हाँ, पढ़ना ना भूलें। अब आपकी तैयारी उत्कर्ष ऐप की है जिम्मेदारी। मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष के YouTube चैनल पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों YouTube चैनल पर राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज की आज शुरुआत करते हैं। और राजस्थान की कला संस्कृति में वैसे अपन ने समय समय पर YouTube पर कई महत्वपूर्ण अध्याय अपन ने पढ़ लिए थे। आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और वो अध्याय जहां से निश्चित रूप से राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस अध्याय का नाम है राजस्थान की नृत्य कला। आज अपन इस नृत्य कला पर शुरुआत करेंगे और इस नृत्य कला के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को विस्तृत व्याख्या सहित देखेंगे। सभी प्यारे साथियों को सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। अब देखो, हाँ, मुकेश, अंशु, सुशीला, राधे जी, सभी को गुड मॉर्निंग। दीपिका, सुमन, निर्मल मेहरा, धर्मपाल सिंह, निहारिका चौधरी, निहारिका जी, बहुत बहुत सुप्रभात आपको। अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गंवाए। जितना समय मिले उसका सही सदुपयोग करें। नृत्य कला कहा किसको जाता है? नृत्य की परिभाषा क्या होती है? नृत्य की परिभाषा होती है नाचने की कला। बताओ कौन सी कला कहलाती है? नृत्य कला। राज्य की कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा अगर अपन उठाकर देखें, चाहे आरएस ले लो, एसआई सेकेंड ग्रेड, पीटीआई, कांस्टेबल, रीट, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब में नृत्य कला सिलेबस में है। देखो, नृत्य कला को 2 भागों में बांटा जाता है। नृत्य कला का एक भाग कहलाता है शास्त्रीय नृत्य, जबकि नृत्य कला का जो दूसरा भाग कहलाता है वो नृत्य कला का दूसरा भाग बताओ कौन सा नृत्य कहलाता है? लोक नृत्य कहलाता है। और अपने राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल और केवल सिलेबस में बताओ कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य है। तो अपन केवल और केवल शास्त्रीय नृत्य नहीं पढ़ करके राजस्थान में लोक नृत्यों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु पढ़ेंगे, पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहे। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये पूरा पढ़ाओगे? बिल्कुल, नृत्य कला आपको पूरी पढ़ाएंगे। नृत्य कला से कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न आए तो आप बेझिझक इसको सही करके आओगे, ध्यान से अगर पढ़ोगे। अब क्लास की शुरुआत करते हैं मित्रों। अपने सभी साथियों को क्लास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि सभी साथियों को इसका पूरा फायदा मिले। देखो, नृत्य 2 भागों में है, एक है शास्त्रीय नृत्य, एक है लोक नृत्य। अपने सिलेबस में केवल और केवल कौन सा टॉपिक है? लोक नृत्य। लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा अपन शास्त्रीय नृत्य के ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहां से प्रश्न आ गया था। अभी अभी कांस्टेबल की परीक्षा में भी शास्त्रीय नृत्य का प्रश्न आ गया था। तो थोड़ी सी 2-4 बातें मैं आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता देता हूं, उसके बाद अपन लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, शास्त्रीय नृत्य का अर्थ क्या होता है? कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाता है? लोक नृत्य का अर्थ तो होता है लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है लोक नृत्य। देखो, लोगों द्वारा, जैसे अपन जो है होली के ऊपर गेर नृत्य करना शुरू कर दिया, भंगड़ा करना शुरू कर दिया, या अपन कहीं नागिन डांस कर रहे हैं शादी बारात में, तो जो नृत्य लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है उन नृत्यों को तो लोक नृत्य कहते हैं। अर्थात ऐसा नृत्य जिसका उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजनात्मक एवं भावात्मक हो, उस नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है। जबकि ऐसा नृत्य जिसमें, देखना,
ऐसा नृत्य जिसमें क्या किया जाता है, ऐसा नृत्य जिसमें संगीत बिल्कुल नियम कानून कायदे से संगीत ले ताल एवं सुर के आधार पर, संगीत ले ताल एवं सुर के आधार पर आयोजित नृत्य, सुर के आधार पर आयोजित, यानी जहां पर बिल्कुल नृत्य करने के कसे हुए नियम हो, सटीक नियम हो, एक निश्चित संगीत हो, उसके ऊपर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को अपन बताओ कौन सा नृत्य कहते हैं, शास्त्रीय। और जहां कोई नियम कानून कायदे नहीं हो, पांव कहीं जा रहे हो, हाथ कहीं जा रहे हो, उस नृत्य जिसका लोगों ने खुद ने अपने हिसाब से नियम कानून कायदे बना लिए वो तो लोक नृत्य, और जिसके एक निश्चित कोई मानदंड तय हो उसको अपन कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। मित्रों, राजस्थान का अगर पूछ ले शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। बताओ राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भाई? कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है कथक। अब राजस्थान में इस नृत्य का प्रवर्तक किसको माना जाता है? इस नृत्य का प्रवर्तक, इसका अर्थ क्या है? प्रवर्तक का अर्थ है कि इस नृत्य की शुरुआत किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा भानुजी महाराज। और यही प्रश्न अभी कांस्टेबल में पूछा गया था और यही प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में पूछा गया था कि राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य कौन से महाराज लेकर आए? तो आपका उत्तर होगा भानुजी महाराज लेकर आए। और राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत जो मानी जाती है वो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत जयपुर राजघराने से मानी जाती है। राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत कौन से राजघराने से मानी जाती है? जयपुर राजघराने से मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी बताओ कौन सा है भाई? कथक है। उत्तर भारत का अर्थ क्या है? उत्तर भारत में केवल राजस्थान तो आता नहीं है भाई, ये मान लो नक्शा है तो इस नक्शे में जो ऊपर की दिशा है ये उत्तर भारत कहलाती है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर आएगा, हरियाणा आएगा, पंजाब आएगा, राजस्थान आएगा, उत्तर प्रदेश, ये जो पूरे 5-7 राज्य जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये उत्तर भारत में आते हैं। और पूरे ऑल ओवर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी पूछे तो कथक है, और पर्सनली राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछे तो भी कथक है। राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत पूछे तो जयपुर राजघराने से, और उत्तर भारत में पूछे तो ध्यान रखना ये नृत्य कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? एक तो नवाबों की नगरी लखनऊ और खाई के पान बनारस वाला, यानी एक तो लखनऊ का प्रसिद्ध हो जाएगा और एक ये नृत्य बनारस का प्रसिद्ध हो जाएगा। जबकि उत्तर भारत में इस नृत्य का अगर प्रवर्तक पूछे तो उत्तर भारत में इस नृत्य का प्रवर्तक बताओ कौन से महाराज माने जाते हैं? बिरजू महाराज। बस ये 5 बातें ध्यान रखनी। हालांकि और भी 2-4 बातें अपन शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात, शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा क्या होती है? देखो, नृत्य 2 भागों में बंटे हुए हैं। पहला लोक नृत्य, दूसरा शास्त्रीय नृत्य। अपने सिलेबस में केवल लोक नृत्य है, लेकिन अपन शास्त्रीय नृत्य का साधारण परिचय पढ़ रहे हैं। लोक नृत्य का अर्थ होता है लोगों द्वारा अपने हिसाब से मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। जबकि शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा निश्चित नियम कानून कायदों में, अर्थात संगीत, लय, ताल एवं सुर पर आधारित नृत्य जो होता है वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत कौन से राजघराने से मानी जाती है? राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत मित्रों जयपुर राजघराने से मानी जाती है। बताओ, इस नृत्य की शुरुआत जयपुर राजघराने से, और राजस्थान में इस नृत्य को लेकर आए थे भानुजी महाराज। दोस्तों, पूरे ऑल ओवर अपन उत्तर भारत की बात करें तो ऑल ओवर उत्तर भारत का पर अपने शास्त्रीय नृत्य भी कथक है। उत्तर भारत में ये नृत्य लखनऊ व बनारस का प्रसिद्ध है।
है और उत्तर भारत में इस नृत्य को लाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ कौन सा महाराज है? बिरजू महाराज। ये तो आपको साधारण सी बातें जो है पता होनी चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत और राजस्थान का क्या है। अब इस कथक के बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं कि ये जो कथक है, इस कथक शब्द से या कथक नृत्य से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 प्रश्न तो बन चुके हैं और आज से 2-3 साल पहले बन चुके हैं। तो अब नए प्रश्न क्या बन सकते हैं इस कथक नृत्य से, वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि जमाना बदल रहा है। बदलते जमाने के साथ परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने का तरीका भी बदल रहा है। तो पहली बात तो इस कथक नृत्य के बारे में एक बिंदु आप और याद रखना कि इस कथक नृत्य का उपनाम क्या है। ध्यान रखना, इस कथक नृत्य को मांगलिक अवसरों पर करने के कारण इसी नृत्य का एक अन्य नाम और है मंगलमुखी नृत्य। बताओ, अगर आपसे पूछ ले कि कथक नृत्य का ही कौन सा अन्य नाम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगलमुखी नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य है? मंगलमुखी। मित्रों, कथक का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी, कथक का शाब्दिक अर्थ होता है कथा। इस कारण इस कथक नृत्य का अगर एक और उपनाम पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा कथाओं का नृत्य। बताओ, कथाओं वाला नृत्य। कथक का ही एक और नाम हो जाएगा कथाओं का नृत्य। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नृत्य को कथाओं का नृत्य कहा जाता, तो आपका उत्तर हो जाएगा कथक नृत्य को कहा जाता। बताओ किसको कहा जाता है? कथक नृत्य। तो दो तो इसके उपनाम हो गए। मित्रों, एक इस नृत्य की वेशभूषा क्या है, तो ध्यान रखना, इस नृत्य को करते समय चूड़ीदार पायजामा पहना जाता है। ये ध्यान रखना, इस नृत्य को करते समय चूड़ीदार पायजामा पहना जाता है और इस चूड़ीदार पायजामे को राजस्थानी वेशभूषा में बताओ क्या कहते हैं? ब्रीचेस कहा जाता है। यानी कथक नृत्य करते समय चूड़ीदार पायजामा पहना जाता, जिसे अपन क्या कहते हैं? ब्रीचेस कहते हैं। मित्रों, इस नृत्य का वाद्य यंत्र क्या है, तो ये नृत्य करते समय 100 घुंघरू पांव में बांधे जाते, इस कारण 100 घुंघरुओं का नृत्य भी कहा जाता। यानी नृत्य करते समय नृत्यकार के द्वारा अपने पांव में बताओ कितने घुंघरू बांधे जाते हैं? 100 घुंघरू बांधे जाने के कारण इस नृत्य को 100 घुंघरू वाला नृत्य, कथाओं वाला नृत्य और मांगलिक अवसरों पर आयोजित होने के कारण इस नृत्य को मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। और चूड़ीदार पायजामा इस नृत्य की प्रमुख पोशाक है। इस कारण इस चूड़ीदार पायजामे को राजस्थानी वेशभूषा में अपन ब्रीचेस कहते हैं। मित्रों, इस नृत्य के प्रमुख अगर नृत्यकारों का नाम पूछे तो ध्यान रखना, 3 नाम प्रमुख नाम से आएंगे। एक नाम आएगा दयाल शंकर ने इस नृत्य को बड़ी ख्याति दिलाई, एक व्यक्ति का नाम है भवानी शंकर और एक व्यक्ति का नाम है मित्रों हरदेव। आपसे सीधा प्रश्न तीनों नाम एक साथ देकर पूछा जाएगा, हरदेव, भवानी शंकर, दया शंकर इत्यादि का संबंध किस नृत्य से है, तो आपका उत्तर होगा कथक नृत्य, जो राजस्थान का बताओ कौन सा नृत्य है? अपने शास्त्रीय नृत्य है। और अगला बिंदु ध्यान रखना, इस नृत्य की उत्पत्ति मंदिर के कथाओं से, इस नृत्य की उत्पत्ति ब्राह्मण जाति के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर कथाओं से की गई, ब्राह्मणों द्वारा मंदिर कथाओं से की गई, मंदिर कथाओं से की गई। ये जो नृत्य है लगभग 14वीं 15वीं सदी के समय आया था और मंदिर में जो अलग अलग कथाएं चलती थी, उन कथाओं के समय कथाओं में आने वाली कहानियों के ऊपर जो नाच करके नृत्य किया जाता था, उस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य है। और इस कथक नृत्य का उल्लेख अगर आपसे पूछ ले कि किस ग्रंथ में मिलता है, तो इस नृत्य का जो उल्लेख है मित्रों भरत मुनि के द्वारा, बताओ किसके द्वारा?
भरत मुनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। बताओ, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में बताओ कौन से नृत्य का उल्लेख मिलता है भाई? कथक नृत्य का। बस ये 5-7 बातें एक्स्ट्रा याद रखनी है, बाकी यहां तक की बातें तो अपने से अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अब पूछेंगे तो इनसे आगे की बातें पूछेंगे। दोबारा से देख लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में अपन पढ़ रहे हैं नृत्य कला। नृत्य कला 2 प्रकार की होती है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अपने सिलेबस में केवल लोक नृत्य है, इसलिए शास्त्रीय नृत्य का परिचय करवा रहा हूं। संगीत लय ताल पर आधारित नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाता। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत भानुजी महाराज ने की। जयपुर राजघराने का यह प्रसिद्ध माना जाता। ऑल ओवर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है और उत्तर भारत में इसकी शुरुआत बिरजू महाराज ने की थी। मित्रों, इसके अलावा देखो, कथक नृत्य का उपनाम मंगलमुखी नृत्य, कथाओं का नृत्य। नृत्य करते समय चूड़ीदार पायजामा पहना जाता, जिसे राजस्थानी वेशभूषा में ब्रिचेस कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान 100 घुंघरू काम में लेते हैं। नृत्यकार प्रसिद्ध दयाल शंकर, भवानी शंकर और हरदेव है। इस नृत्य की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने की थी और इस नृत्य का उल्लेख भरत मुनि का ग्रंथ है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, इसमें मिलता है। तो ये था भाई कथक। कथक लगता है रिकॉर्डेड क्लास है कृष्णा। अरे मीना, कुछ विद्यार्थियों को तो ज्यादातर रिकॉर्डेड है, लाइव है, ये कृष्णा मीना अलवर वाला कह रहा है। अरे आपको पढ़ना है या लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास है? ये 100% लाइव क्लास है। राहुल चौधरी गुड मॉर्निंग। हिना पाटीदार डेली आएगी क्या क्लास? प्लीज, नृत्य कला पूरी करवा दी जाएगी, आपकी चिंता नहीं करना। सुनीता मीना कह रही रीट के लिए भी क्लास है क्या? हाँ, लेपिस लाजुली क्या है? मनीषा राजपूत, लेपिस लाजुली मैंने सभ्यताओं के दौरान, राजस्थान इतिहास के दौरान बताया था। मनीषा राजपूत, लेपिस लाजुली। अब वो राजस्थान इतिहास की बात है और जब मैंने सभ्यताएं पढ़ाई थी तब अपन जो है ये नोट्स कैसे लिखे, नोट्स आप बाद में पॉज करके लिख लेना। अब अभी तुरंत साथ नोट्स लिखने का इतना समय नहीं है, तो बाद में पॉज करके, यानी बाद में इस वीडियो को दोबारा देखते हुए नोट करते हुए लिख लेना। अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर आपको सारे नोट्स भी दिखवाए जाएंगे। सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। इधर वाला उतार लो, फटाफट से उतार लो भाई। नृत्य के बारे में, कथक नृत्य के बारे में यहां तक की जानकारी आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, अब अपन बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के ऊपर, क्योंकि नृत्य 2 प्रकार के हैं। एक तो है शास्त्रीय नृत्य और दूसरे है लोक नृत्य। अपने सिलेबस में बताओ केवल और केवल कौन से नृत्य हैं? लोक नृत्य। हितराल मीना कह रहा वन रक्षक के लिए है क्या? गिरिराज कह रहा सर मैंने आपका पूरा कोर्स पढ़ा है। बहुत बहुत बात है सर। पटवारी परीक्षा के 2 पेपर होंगे क्या? अभी टेक टोरेक्स, अभी तक ऐसा कोई फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अभी तक तो एक ही पेपर है, अभी तक एक ही है और 100% संभावना है कि एक ही हो। बाद में क्या पर जैसे ही कोई निर्णय आएगा राजस्थान सरकार का, आपको सूचित कर दिया जाएगा। मित्रों, ये क्लास पटवार, ग्राम सेवक, रीट, आरएस, एसआई, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई, कांस्टेबल, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। एक एक परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब लोक नृत्य के बारे में अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य का अर्थ होता है लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य। बताओ, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य, बताओ कौन से नृत्य कहलाते हैं? लोक नृत्य कहलाते हैं। अब देखो, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त, तो लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य
अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा या राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा, तो राजस्थान का लोक नृत्य या राजस्थान का राज्य नृत्य है, बताओ, घूमर। अगर आपसे पूछे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य तो मित्रों है कथक है, जबकि राजस्थान का लोक नृत्य या राजस्थान का जो अपना राज्य नृत्य है उस नृत्य का नाम बताओ क्या है, घूमर है। राजस्थान के लोक नृत्य जो हैं इनको 4 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा जाता है। अगर अपन चारों भाग पढ़ लेते हैं तब जाकर के अपना राजस्थान के लोक नृत्य पूरे होते हैं। ये 4 भाग कौन कौन सा है? नृत्य का नंबर 1 है धार्मिक नृत्य, 15-16 नृत्य जो है धार्मिक नृत्य में आएंगे। नंबर 2 3-4 नृत्य यानी व्यवसायिक नृत्य, कमर्शियल डांस। नंबर 3 पर ध्यान रखना 50-1 नृत्य यानी 30-35 नृत्य आएंगे रीजनल डांस यानी क्षेत्रीय नृत्य, और 60-70 नृत्य आएंगे जनजातीय नृत्य। यानी राजस्थान के अगर लोक नृत्य अपने को पढ़ने हैं तो इन 4 भागों को पढ़ना होगा। पहला धार्मिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। धार्मिक नृत्य से तात्पर्य क्या है? ऐसे नृत्य जो किसी देवी देवता, किसी संत संप्रदाय या किसी धार्मिक मान्यता के आधार पर आयोजित होने वाले नृत्य बताओ कौन से कहलाते हैं? धार्मिक नृत्य। जैसे मैं बात करूं अग्नि नृत्य, तो बताओ अग्नि नृत्य किसके आराधना में होता है? जसनाथ जी की आराधना में होता है। जसनाथ जी क्या है? राजस्थान के एक लोक संत है, और जो नृत्य किसी लोक संत की आराधना में होते हैं उनको बताओ कौन से नृत्य कहते हैं? धार्मिक नृत्य कहते हैं। व्यवसायिक नृत्य, कमर्शियल डांस, ऐसे नृत्य जिनको करने का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना होता है, उन नृत्यों को अपन व्यवसायिक नृत्य कहते हैं। ध्यान रखना, कमर्शियल डांस कहते हैं। जैसे आपका भवई नृत्य हो गया, जैसे आपका चरी नृत्य हो गया, ऐसे कई नृत्य होते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य रीजनल डांस, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे नृत्य जिनका प्रचलन पूरे राजस्थान में नहीं होकर किसी क्षेत्र विशेष, किसी स्थान विशेष पर जिन लोक नृत्यों का प्रचलन हो, यानी पूरे राजस्थान में वो नृत्य नहीं होता, केवल क्षेत्र विशेष में जो नृत्य होता है उसको क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लूं ढोल नृत्य, तो ये ढोल नृत्य पूरे राजस्थान में नहीं होता, ये केवल जालोर के क्षेत्र में होता है, सांचौर के आसपास के गांव में होता है। तो जो क्षेत्र विशेष का नृत्य होता है उसको क्षेत्रीय नृत्य। और जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को बताओ कौन से नृत्य कहते हैं? जनजातीय नृत्य कहते हैं। ध्यान रखना, जब ये चारों प्रकार के नृत्य अपन पढ़ लेंगे तब जाकर के अपने लोक नृत्य पूरे हो जाएंगे, और लोक नृत्य पूरे होते ही अपनी पूरी अध्याय जिसका नाम है राजस्थान की नृत्य कला, वो राज्य की नृत्य कला भी दोस्तों पूरी हो जाएगी। ध्यान रखना, तो ये 4 भाग अपने को पढ़ने हैं, धार्मिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। ये लोक नृत्यों के 4 भाग है। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के राज्य नृत्य, और राज्य नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। तो अपन चर्चा करते हैं घूमर नृत्य के ऊपर कि घूमर नृत्य कैसे होता है, घूमर नृत्य में क्या क्या होता है। सर जी ये क्लास रोज चलेगी या नहीं चलेगी? बजरंग जी राजस्थान की नृत्य कला तो पूरी होगी, रोज चलेगी। आपकी क्लास डेली आती है क्या? सरिता जी रोज आएगी। निहारिका कह रही सर प्लीज लोक कलाएं और लोक नाट्य करवा दो। हाँ सरिता जी, जैसे ही नृत्य कला पूरा होगा निहारिका जी,
अगला बिंदु अपना लोक नाट्य ही रहने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं कि बीच में अब नृत्य बंद करके आपके लिए लोक नाट्य चला दूं, ऐसा नहीं है। जैसे ही नृत्य कला पूरी होगी, नृत्य कला पूर्ण होने के पश्चात अगला बिंदु अपना लोक नाट्य रहने वाला है। निहारिका जी आपकी बात पहुंच गई। बलराम इस्वाणा गुरुजी राम 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 राम, पूजा जी राम राम। इधर देखो घूमर नृत्य किस प्रकार से आयोजित होता है। सर बीच में बातचीत भी कर लिया करो, सुपीरिया स्टाइल कहता है। बोली बाली सोनिया सर जी नेक्स्ट चलो, हाँ चल रहे हैं। ओके सर ओके, ओनली महिला, जय श्री राम सर बातचीत करो। अरे बातचीत नहीं करना है, बताओ बातचीत करना है या पढ़ाई करना है? ये समय बातचीत करने का नहीं है। बातचीत आराम से, जब आप नौकरी लग जाओगे तो आराम से आपसे कई दिनों तक आराम से बैठे बैठे गप्पे लड़ाएंगे, बातचीत करेंगे। अब बीच में मैं आपको 2-4 शायरियां सुना दूं, आपको हंसा दूं, आपका मनोरंजन करवा दूं, 1 घंटा पूरा कर दूं, उसका कोई औचित्य नहीं है। एक विशेष शैक्षणिक संस्थान उत्कर्ष का मूल ध्येय क्या है? आपकी सफलता। आपकी सफलता ही हमारा ध्येय वाक्य है, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बातचीत और शायरियों से काम चलने वाला नहीं है। ओके ओके, घूमर नृत्य के बारे में सबसे पहली बात, घूमर नृत्य के बारे में आपको यही याद रखना है कि 1986 में 1986 में इसे राज्य नृत्य का दर्जा प्राप्त, यानी राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया? 1986 में घूमर नृत्य को राज्य नृत्य यानी राजस्थान का लोक नृत्य घूमर कब बनाया गया? राजस्थान में 1986 में। और इस नृत्य के विकास हेतु ध्यान रखना 1986 में 1986 ईस्वी में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई थी। इस राज नृत्य के विकास हेतु घूमर नृत्य 1986 में और 1986 में गणगौर घूमर अकादमी। ये प्रश्न अभी कांस्टेबल में पूछा गया था भाई कि गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर है 1986 में हुई थी। 1986 में गुड्डू काटा कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल। अब इस गणगौर नृत्य के बारे में, घूमर नृत्य के बारे में ध्यान रखना। इस नृत्य की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है मित्रों मध्य एशिया का भ्रंग नृत्य। मध्य एशिया का एक नृत्य है, उस मध्य एशिया का एक नृत्य जिसका नाम है भ्रंग नृत्य। इस भ्रंग नृत्य से 2 नृत्य उत्पन्न हुए। एक तो पंजाब का भांगड़ा नृत्य आपने देखा होगा, पंजाब का भांगड़ा नृत्य, और दूसरा राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। इन दोनों ही नृत्यों की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो मानी जाती है मध्य एशिया के, बताओ कौन से नृत्य से? भ्रंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मित्रों अगला इस नृत्य के बारे में ध्यान रखना, ये भ्रंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये नृत्य आयोजित कब होता है? नृत्य किन अवसरों पर आयोजित होता है, किसके द्वारा आयोजित होता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। इस नृत्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा इस नृत्य का वाद्य यंत्र है शहनाई। और शहनाई के अलावा बताओ क्या है? इस नृत्य का वाद्य यंत्र है नगाड़ा। बताओ इस नृत्य का एक तो वाद्य यंत्र है शहनाई बजाई जाती है, और शहनाई तो आप सब जानते हो विवाह के अवसर पर बजती है। शहनाई का सबसे प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां था, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना। तो शहनाई और नगाड़ा इस वाद्य यंत्र, इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। इस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से मानी जाती है। 1986 में इसे राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया, और इस नृत्य के विकास के लिए 1986 में गणगौर घूमर अकादमियां राजस्थान में जगह जगह स्थापित की गई, लेकिन सबसे प्रमुख गणगौर घूमर अकादमी जयपुर में स्थापित की
की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना। घूमर झूमर दुमर नृत्य में क्या अंतर है बता रहे हैं राकेश जी। झूमर नृत्य आगे आएगा, झुमरा आगे आएगा, घूमर घूमरा आएगा, कई नृत्य आएंगे, थोड़ा सा अपने को इसमें वेट करना पड़ेगा। सर चंग नहीं है क्या? बजा सकते हैं पूजा जी चंग भी, लेकिन प्रमुख वाद्य यंत्रों में एक तो सेनाई है, एक जो है अपने ध्यान रखना नगाड़ा है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखो इस घूमर नृत्य से और परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न सर जी लिखना है। अब लिखने के लिए फटाफट लिख ले भाई, फटाफट से इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से, ताकि आगे बढ़ जाएं। अब इतना समय नहीं दे सकते लिखने के लिए। हेलो सर मुझे बता दो कि मैथ की क्लास कब होगी? डायनेमिक टोटल वीडियो मैथ्स की भी होगी, जल्द होगी सारी, एक एक बात एक एक क्लासें आती रहेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हां, तो ये घूमर नृत्य की यहां तक की कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। अब इस क्लास को अभी तक आपने लगता शेयर नहीं किया, फटाफट से इसको शेयर और लाइक कर दीजिए। घूमर नृत्य के बारे में और क्या क्या बातें अपने को देखनी है। देखो ये रहा अपना घूमर नृत्य, ये रहा अपना प्रमुख रूप से बताओ कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। इस घूमर नृत्य से 8 बिंदु आपको और याद रखने हैं। वो 8 बिंदु कौन से? पहला बात, विश्व का 4थे नंबर का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, विश्व का चौथे नंबर का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, 4थे नंबर का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, यानी इससे विश्व में 3 नृत्य ज्यादा लोकप्रिय हैं। चौथा लोकप्रिय नृत्य, सबसे नंबर 4 पर लोकप्रिय नृत्य बताओ कौन सा है? वो है आपका घूमर नृत्य। सर आज की क्लास 8:30 से लाइव थी क्या? 8:30 से नहीं थी, 9 से 10 ये क्लास चलती है, 9 से 10 ये क्लास चलेगी। तो पहला हो गया घूमर नृत्य, विश्व के 4थे नंबर का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य। नंबर 2 पर घूमर नृत्य में क्या याद रखना है? इस नृत्य को नृत्यों का हृदय कहते। बताओ इस नृत्यों को नृत्यों का क्या कहते हैं भाई? नृत्यों का हृदय कहते। इसी को नृत्यों की आत्मा कहते और इसी को नृत्यों का सिरमौर कहते। इसी नृत्य को बताओ नृत्यों का क्या कहा जाता है? सिरमौर। यानी नृत्यों का हृदय, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य कहलाता है? घूमर नृत्य कहलाता है। नंबर 3 पर इस नृत्य की वेशभूषा क्या है गुरुजी? आपने कथक नृत्य में तो बताया था कि वेशभूषा ब्रीचेस या चूड़ीदार पायजामा है। इस नृत्य की वेशभूषा 80/120 कली का लहंगा है। 80/120 कली का बताओ क्या है? लहंगा। कली का अर्थ होता महिलाओं द्वारा जो गागरा पहना जाता है, उसमें जितनी सलावटें होती है उन सलावटों को बताओ क्या कहते हैं? कली कहते हैं। आपने गीत भी सुना होगा, 80 कली को लहंगो ला दे। तो 80 कली/120 कली का लहंगा पहन करके महिलाओं द्वारा कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वेशभूषा के पश्चात वाद्य यंत्र तो लिख लिया। ये नृत्य आयोजित कब होता है? इस नृत्य के आयोजन का समय क्या है? ये नृत्य कब आयोजित होता है? क्या हम कभी भी उठ करके घूमर नृत्य कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, इस नृत्य का आयोजन विशेष अवसरों पर। पहला, ये नृत्य गणगौर के अवसर पर आयोजित होता। गणगौर के अवसर पर आयोजित होता, इसका अर्थ क्या है? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन हिंदू धर्म में सर्वाधिक गीतों वाला एक त्योहार मनाया जाता, जिस त्योहार का नाम है गणगौर। उस गणगौर त्योहार पर अभी अभी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया था कि घूमर नृत्य का आयोजन होता है। ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ था गणगौर। तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में यहां से प्रश्न पूछा गया, यह नृत्य किस अवसर पर आयोजित होता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गणगौर के अवसर पर आयोजित होता है। नंबर 2, राजकीय कार्यक्रमों के समय। राजकीय कार्यक्रम,
यानी अगर कहीं पर कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा है तो सरकारी कार्यक्रम में भी मित्रों ये नृत्य जो हैं वो बताओ आयोजित होता है। और तीसरा, कोई मांगलिक अवसर हो तो उस मांगलिक अवसर पर भी आयोजित होने वाला नृत्य बताओ कौन सा नृत्य है भाई? घूमर नृत्य है। ठीक बात है, यहां तक तो गुरुजी सारी बातें हमें याद ही हो गई, साथ के साथ ही ये तो क्या है घूमर नृत्य। अब देखो इस नृत्य को करती कौन है? महिलाएं करती है। मित्रों नृत्य पुरुष रस प्रदान है, जबकि करती कौन है? महिलाएं। यहां पर मैं लिख रहा हूं पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष रस प्रधान नृत्य, पुरुष रस प्रधान नृत्य। इस लाइन को विशेष ध्यान से समझना। पुरुष रस प्रधान नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा आयोजित, जो केवल महिलाओं द्वारा, जो केवल महिलाओं द्वारा अष्टताल पद्धति में आयोजित। बताओ महिलाओं द्वारा अष्टताल पद्धति में आयोजित। अब इस लाइन का अर्थ समझना, अष्टताल पद्धति में आयोजित, इसका अर्थ क्या है? पुरुष रस प्रधान नृत्य। पुरुष रस प्रधान नृत्य का अर्थ यह हुआ कि इस नृत्य का रस कौन सा है? पुरुष। यानी नृत्य को देखते कौन है? नृत्य को देखकर आनंदित कौन होते हैं? मूलतः पुरुष रस प्रधान है, पुरुषों की मांग के अनुरूप है। लेकिन नृत्य करती कौन है? केवल महिलाएं नृत्य करती है। और महिलाएं किस पद्धति में करती है? अष्टताल पद्धति में करती है। अष्टताल पद्धति का अर्थ होता है कि महिला द्वारा जिस समय नृत्य किया जा रहा होता है उस समय वो महिला वृत्ताकार नहीं घूम करके, लगातार गोल घेरे में नहीं घूम करके गणित के 8 के अंक के समान घूमती है। जिस प्रकार अपन गणित में 8 का अंक लिखते हैं, उस 8 के अंक के समान घूमने के कारण इस नृत्य की पद्धति बताओ कौन सी पद्धति कहलाती है? अष्टताल पद्धति पर आयोजित होने वाला यह नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है, जबकि करती कौन है? महिलाएं। मित्रों इस घूमर नृत्य के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखना, अविवाहित कन्याओं द्वारा, अविवाहित कन्याओं या बालिकाओं द्वारा, एक लाइन लिख रहा हूं मैं यहां पर, बालिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? बालिकाओं द्वारा, बालिकाओं द्वारा इस नृत्य को आयोजित करने पर, इस नृत्य को आयोजित करने पर इसे झुमरिया नृत्य कहा जाता है। आयोजित करने पर, आयोजित करने पर इसे झुमरिया नृत्य कहा जाता है। बताओ कौन सा नृत्य कहते हैं? झुमरिया। यानी जब तक महिलाएं इस नृत्य को कर रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर अविवाहित कन्याएं इस नृत्य को कर रही है तो इस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य हो जाता है? झुमरिया नृत्य हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये इस घूमर नृत्य से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आएंगे होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसलमेर धरा पर प्रणाम, सुषमा जादौन कह रही है जैसलमेर की धरा पर प्रणाम। बोला ना क्रिस नाराज होगी के दीपक कुमार। अरे आपको आपस में गप्पे सप्पे नहीं लड़ानी, इधर बोर्ड पर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सर क्लास रोज होगी क्या प्लीज बताओ? हाँ क्लास नृत्य कला रोज होगी, नृत्य कला की क्लास पूरी होगी, चिंता नहीं करनी है। काशीराम कह रहा है कि झुमरिया, बिल्कुल बिल्कुल क्लास 6 रे, क्लास 6 बिल्कुल इनोसेंट। सर क्लास रोज चलेगी क्या बताओ ना प्लीज? ये क्लास नृत्य कला पूरी होगी तब तक चलेगी, फिर आगे भी लोक नाट्य और कलाएं भी चलेगी, रोजाना चलेगी, चिंता मत करो। सर मुझे नहीं पता, आप एक बार घूमर करके दिखाओ। अरे भोली बाली सोनिया तो कितनी भोली है, घूमर नृत्य करके दिखाऊं? जब आप नौकरी लग जाओगे तब बताना, मैं पूरी रात घूमर नृत्य करूंगा, 2-3 दिन तक लगातार घूमर नृत्य करूंगा, पहले नौकरी उसके बाद नृत्य। तो ये था भाई अपने राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर नृत्य। आशा करता हूं कि घूमर नृत्य आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता रहा हूं, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर।
1986 में राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया। इसके विकास हेतु गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। इस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से, एक पंजाब का भंगड़ा नृत्य उसकी उत्पत्ति भी मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से, इसकी उत्पत्ति भी मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से। इस नृत्य का वाद्य यंत्र सेनाई और नगाड़ा है। इस नृत्य के बारे में ध्यान रखना, विश्व में 3 नृत्य इससे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और चौथे नंबर पर अपना प्यारा घूमर है। नृत्यों का हृदय, नृत्यों की आत्मा इसी को कहते। इस नृत्य में 80 कली या 120 कली के लहंगा पहना जाता है। नृत्य का आयोजन गणगौर, मांगलिक या राजकीय कार्यक्रमों पर होता है। यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने अष्टताल यानी गणित के 8 के अंक के समान वृत्ताकार घूमते हुए नृत्य किया जाता और बालिकाओं द्वारा इस नृत्य के आयोजन करने पर इस नृत्य का नाम घूमर से बदल करके बताओ इसका नाम क्या हो जाता है? झूमरिया नृत्य हो जाता है। और एक बिंदु और याद रख लेना, इसे राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि रजवाड़ी नृत्य किसको कहते हैं, तो राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य भी बताओ कौन से नृत्य को कहते हैं? घूमर नृत्य को कहा जाता है। घूमर नृत्य को कहा जाता है। यहां पर अपने राजस्थान का बताओ कौन सा नृत्य पूरा होता है? घूमर। देखो अपने वापस से आज शुरुआत की थी नृत्य कला। नृत्य को 2 भागों में बांटा, शास्त्रीय लोक नृत्य। सिलेबस में केवल शास्त्रीय लोक नृत्य, इस कारण शास्त्रीय नृत्य का साधारण परिचय पढ़ा। केवल शास्त्रीय नृत्य के परिचय के बाद लोक नृत्य। लोक नृत्य राजस्थान का घूमर है, इस कारण घूमर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के प्रकार। और राजस्थान के लोक नृत्यों के प्रकार में मित्रों मैंने आपको बताया कि राजस्थान के लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार के लोक नृत्यों में से सबसे पहला, अब एक एक प्रकार पढ़ेंगे और जैसे ये चारों प्रकार पूरे होंगे अपने राजस्थान के लोक नृत्य पूरे हो जाएंगे, यानी नृत्य पूरे हो जाएंगे। तो आज अपन सबसे पहले जिस नृत्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य है? अपने धार्मिक नृत्य। सर घूमरा नृत्य क्या है? घूमर, अरे जब मैं क्षेत्रीय नृत्य पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई हरदेव, तब घूमर भी पढ़ाऊंगा, घूमर घूमरा भी पढ़ाऊंगा, घूमरा भी पढ़ाऊंगा, झूमरा भी पढ़ाऊंगा, झूमर भी पढ़ाऊंगा, फला ढींकड़ा पूंछड़ा जितनी भी है सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस थोड़ा सा सब्र कर। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। घूमर को सवाई भी कहते हैं क्या दिसाराम? नहीं, दिसाराम घूमर में जो नृत्यांगना की चाल होती है उसको क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। घूमर नृत्य में जो नृत्यांगना की चाल होती है उसको बताओ क्या कहते हैं? सवाई कहा जाता। जाखड़ साहब कह रहा सर हिस्ट्री की क्लास कब होती है? तो हिस्ट्री की क्लास अभी नहीं हो रही है। हिस्ट्री की क्लास अभी नहीं हो रही है, अभी केवल आज कल्चर की शुरू की है, बाद में कभी हिस्ट्री की शुरू करेंगे। धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य की परिभाषा क्या होती है? किसी धार्मिक मान्यता, किसी धार्मिक मान्यता, धार्मिक मान्यता, लोक देवता, लोक देवता, देवी एवं संतों को समर्पित नृत्य, एवं संतों को समर्पित नृत्य जो होता है उसका नाम बताओ कौन सा नृत्य होता है? भाई धार्मिक नृत्य। जो किसी देवी देवता की आराधना में होता है, किसी संत संप्रदाय या किसी धार्मिक मान्यता पर आधारित जो नृत्य होता है उसको अपन कहते हैं धार्मिक नृत्य। और धार्मिक नृत्यों में सबसे पहले अपन जिस नृत्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, 2 छोटे छोटे नृत्य लिखा देता हूं। एक तो ध्यान रखना, धार्मिक नृत्य में पहला नृत्य याद रखना कानूड़ा नृत्य। बताओ धार्मिक नृत्य में पहले नृत्य का नाम क्या है? कानूड़ा नृत्य। इस कानूड़ा नृत्य में आपको बस 2 बिंदु याद रखने हैं। एक तो राजस्थान में कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध कहां का है? तो राजस्थान में कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध है चौहटन। और चौहटन बताओ कहां पर है? बाड़मेर। पहले 2 छोटे छोटे लिखवा देता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े हैं। आपको सीधा याद रखना है कानूड़ा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? चौहटन। चौहटन बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। मित्रों कानूड़ा नृत्य आयोजित कब होता है? तो कानूड़ा नृत्य जन्माष्टमी,
या कृष्णाष्टमी, जिसको अपन कह सकते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर आयोजित, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर आयोजित होने वाले नृत्य का नाम है कानूड़ा नृत्य। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर आयोजित होने वाले नृत्य का नाम कानूड़ा, जो कहां पर होता है, चोटन बाड़मेर में। इस नृत्य के दौरान ध्यान रखना, ये जो नृत्य है, इस नृत्य स्थल को क्या कहा जाता, इस नृत्य स्थल को कहा जाता है कान्हा अखाड़ा। यानी जिस स्थान पर यह नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम, उस नृत्य स्थल का नाम क्या है, कान्हा अखाड़ा। तो कान्हा अखाड़ा पर यह आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला बिंदु ध्यान रखना, इस नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को ध्यान रखना, रसिया गीत कहते हैं। रसिया गीत जो होते हैं मित्रों, ये भगवान कृष्ण की प्रशंसा में गाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत। देखो, रसिया गीत मेवात क्षेत्र में होने वाले बम नृत्य में भी गाए जाते हैं और रसिया गीत चोहटन बाड़मेर में आयोजित होने वाले कानूड़ा नृत्य में भी गाए जाते हैं। धार्मिक नृत्य का पहला नृत्य है कानूड़ा, चोहटन बाड़मेर का, जन्माष्टमी पर आयोजित। जिस स्थान पर नृत्य किया जाता उसे कान्हा अखाड़ा कहते और नृत्य के दौरान रसिया गीत गाते। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोज होती है क्या किट्टू ओझा कह रही क्लास? हाँ, अब रोज होगी, चिंता मत करो। पूर्ण गुर्जर सर नागौर की प्रणाम, नागौर की धरा से प्रणाम, नागौर से प्रणाम प्रणाम। सर पिता बाबा की ढाणी सु नमस्कार। छोटू राम जी नमस्कार नमस्कार भाई। सालिम खान कह रहा है सर महिलाओं का सबसे बड़ा नृत्य कौन सा किया जाता है? अरे ऐसा कोई फैक्ट नहीं होता, अब कई अप्रमाणिक जगहों पर ऐसा लिख दिया जाता है तो उसको अपन ऐसा कह नहीं सकते। वैसे घुमरी होता है सबसे बड़ा, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, छाप लिया। ओके, अगले नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। अपन नृत्य कला का पहला पाठ पढ़ रहे हैं, धार्मिक नृत्य। और धार्मिक नृत्य में अगला जो नृत्य अपना आ रहा है वो अगला नृत्य है मित्रों अग्नि नृत्य। बताओ, अगला जो नृत्य है उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। और ये अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है कत्रियासर। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है कत्रियासर। और कत्रियासर तो प्रसिद्ध, कत्रियासर तो बताओ कहां पर है, बीकानेर में। यानी अग्नि नृत्य कत्रियासर, कत्रियासर पड़ता है बीकानेर। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध माना जाता है। इस नृत्य के बारे में क्या क्या याद रखना है? अग्नि नृत्य के बारे में सबसे पहली बात, संत जसनाथ जी की आराधना में, संत जसनाथ जी की आराधना में, जसनाथ जी की आराधना में बताओ कौन सा नृत्य होता है? संत जसनाथ जी की आराधना में जो नृत्य होता है उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय, जिसमें कुल कितने नियम है भाई? 36 नियम है। जसनाथ जी ने चलाया था, जिसकी प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। यह नृत्य इसलिए आयोजित होता है दोस्तों, इस नृत्य के बारे में कहते हैं कि बचपन में, देखो जसनाथ जी के बारे में दो बातें मैं आपको बता देता हूं। जसनाथ जी के बारे में, जसनाथ जी के पिता का नाम था हमीर और जसनाथ जी की माता का नाम था रूपा दे। जसनाथ जी की माता का नाम बताओ क्या था? रूपा दे। रूपा दे और हमीर, इनकी, हमीर अपने रूपा दे के कोख से जसनाथ जी का जन्म नहीं हुआ था, ऐसी दंत कथा है। ऐसा कहते हैं कि हमीर और रूपा दे, इनके विवाह को काफी समय बीत गया था लेकिन इन्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोनों संतान की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे थे लेकिन इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। और संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो एक दिन की बात है, हमीर जो है रात को गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक इनको एक सपना आता है कि अपने गांव के बाहर का जो तालाब है, जिसे डाबड़ा तालाब कहते हैं, इस तालाब के किनारे कोई एक बच्चा रो रहा है।
यानी हमीर नींद में सो रहे थे। हमीर को सपना आया कि अपने गांव के बाहर जो डाब वाला तालाब है, उस तालाब के किनारे कोई बच्चा रो रहा है। हमीर अचानक नींद में से जगता है और नींद में से जग कर के हमीर अपने गांव के बाहर के तालाब के किनारे जाता है तो उस हमीर का वो सपना सच था। वहां पर एक छोटा बालक रो रहा था। अब वो छोटा बालक रो रहा था तो हमीर उस बालक को उठा करके अपने घर ले आते हैं। हमीर और रूपा दे के कोई संतान नहीं होने के कारण हमीर और रूपा दे उसका लालन पालन करते हैं और उसका नाम जसवंत रख देते हैं। यही जसवंत बड़ा होकर के आगे बताओ जसनाथ जी के नाम से विख्यात हुए थे। अब जसवंत क्या होता है कि एक दिन सर्दियों का समय था। जसवंत की माता रूपा दे अपने घर के कार्य में व्यस्त थी। जसवंत सुबह सुबह ज्यादा रो रहे थे क्योंकि छोटा बालक है, रोते रहते हैं। तो जसवंत की माता ने क्या किया, जसवंत जी को रस्सी से बांध करके चूल्हा जो अपने गांव में अपने घर में जिस पर अपन लकड़ी से रोटियां बनाते हैं, उस चूल्हे के किनारे बिठा दिया इनकी माता रूपा दे ने, ताकि सर्दी में इनको सर्दी भी ना लगे और रूपा दे अपने घर का काम भी कर ले। मित्रों, रूपा दे जसनाथ जी को रस्सी से बांध करके उस चूल्हे के किनारे बिठा देते हैं और अपनी कार्य में रूपा तो व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद रूपा अपने पुत्र को वापस संभालने के लिए आती है तो रूपा दे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मित्रों, जिस जसवंत को उस चूल्हे के किनारे बिठाया था, वो जसवंत तो चूल्हे के बीच में बैठा था और अग्नि के साथ खेल रहा था, आग से हंसी मजाक कर रहा था। उसकी माता रूपा दे ने कहा, ओ माय गॉड, मेरा पुत्र तो जल गया होगा क्योंकि आग के बीच में बैठा है। रूपा दे भागी भागी उस पुत्र को चूल्हे से बाहर निकाल करके देखती है, निहारती है कि कितना जला कितना बचा। लेकिन रूपा दे की उस समय आंखें फटी रह गई जब जसनाथ के शरीर पर एक दाग तक नहीं लगा। उस अग्नि में बैठा था जसनाथ, लेकिन शरीर पर किसी भी जलने का छोटा सा भी निशान तक नहीं था। हमीर रूपा दे दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ, आग के बीच में बैठा है लेकिन जल नहीं रहा है। उसी दिन से ऐसी मान्यता हो गई कि जसनातियों को, यानी जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है, उनको आग से जलन नहीं होती बल्कि आग से उनको सिद्धियां प्राप्त होती है, आग से उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जसनाथ जी की आराधना में सिद्धि प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए अग्नि के ऊपर नंगे पांव नाच करके जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है, जो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। और कतरियासर बीकानेर में किस लोक संत की आराधना में किया जाता है? जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। बस ये बात ध्यान रखना है कि क्यों किया जाता। जसनाथ जी ने समाधि ली थी आश्विन शुक्ल सप्तमी को, इस कारण ये नृत्य वैसे तो कई बार वर्ष में आयोजित होता है, लेकिन मूलतः आश्विन शुक्ल सप्तमी को यह नृत्य आयोजित होता है। अगला बिंदु, अग्नि नृत्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अग्नि नृत्य कैसे आयोजित होगा? इस अग्नि नृत्य के लिए एक छोटा सा धूणा बनाया जाता है। यह रहा आपके सामने छोटा सा धूणा। धूणा का अर्थ क्या होता है? देखो, इस प्रकार का मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया है। ये जो चित्र है, ये चित्र कहलाता है धूणा। ये चित्र क्या कहलाता है? धूणा। यानी नृत्य स्थल जो होता है, इस नृत्य स्थल को क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। धूणा का अर्थ क्या होता है? धूणा यानी जिस स्थान पर अंगारे एकत्रित, यानी ये आपके सामने जो दिख रहे हैं ये अंगारे हैं। अंगारे हैं, अंगारे का अर्थ होता है लकड़ी जलने के बाद जो खीरे होते हैं उनको अंगारे कहते हैं। ये जो अंगारों का स्थान होता है इसको धूणा कहते हैं। और अंगारे जो है इनको इस नृत्य में ध्यान रखना मतीरे कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान जो अंगारे होते हैं, इन अंगारों को मतीरे कहते और नृत्य का स्थल धूणा कहलाता। अब इस धूणा के चारों तरफ मैंने हल्के हल्के पानी का छिड़काव कर दिया।
इस धूणा के चारों तरफ मैंने पानी का छिड़काव कर दिया, और पानी का जो छिड़काव होता है, इस पानी के छिड़काव को दोस्तों जमाव कहा जाता है। बताओ, पानी के छिड़काव को क्या कहा जाता है? जमाव। ये तीनों शब्द आपको समझ में आने चाहिए। पहले मैंने लकड़ियां जलाई, उन लकड़ियों के जो अंगारे बने, उन अंगारों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इन अंगारों को मैं मतीरे कहूंगा। जिस स्थान पर मैंने अंगारे एकत्रित किए, उस अंगारे स्थल को धूणा कहूंगा, और इन अंगारों के चारों तरफ हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दूंगा, ताकि इस अंगारों की जो तपन है उसमें तेजी आ जाए। चारों तरफ हल्का हल्का पानी छिड़केंगे तो अंगारों की तपन में तेजी आएगी, और चारों तरफ पानी का छिड़काव, बताओ क्या कहलाता है? जमाव। ये तीनों शब्द आपको समझ में आने चाहिए। अब क्या होगा, इधर एक व्यक्ति खड़ा है, यानी इधर एक व्यक्ति वाद्य यंत्र खड़ा लेकर खड़ा है। वाद्य यंत्र क्या होता है? वाद्य यंत्र एक तो होता है नगाड़ा, नगाड़ा के अलावा एक वाद्य यंत्र होता है झांझ, और झांझ के अलावा एक वाद्य यंत्र होता है घंटी। नगाड़ा बजाता रहता है एक व्यक्ति, झांझ मंजीरा जानते हो क्या? आपने देखा होगा कि सत्संग में एक व्यक्ति दो पित्तल की छोटी छोटी कटोरी नुमा आकृतियां होती है, जिनको आपस में यूं टकरा करके बजाता है। आदि नींद में आपने देखा होगा यूं। उस वाद्य यंत्र को तो मंजीरा कहते हैं, और मंजीरा का थोड़ा सा जो बड़ा रूप होता है, उस मंजीरे के थोड़े से बड़े रूप को बताओ क्या कहा जाता है? झांझ कहा जाता है। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। मतीरे का अपने मंजीरे का थोड़ा सा बड़ा रूप झांझ कहलाता है। तो झांझ, घंटी और नगाड़ा हो गया। अब इधर से एक व्यक्ति आएगा अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए, और जोर जोर से नारा देते हुए आएगा, फतेह फतेह। बताओ किसका नारा देते हुए आएगा? फतेह फतेह का नारा देते हुए एक व्यक्ति नंगे पांव अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के इन अंगारों के ऊपर आएगा, और अंगारों के ऊपर मतीरे फोड़ते हुए का अर्थ होता अंगारे फोड़ते हुए, क्योंकि अंगारों को क्या कहते हैं? मतीरा। तो मतीरे फोड़ते हुए या अंगारे फोड़ते हुए एक नृत्य करेगा, मनमोहक नृत्य करेगा, जसनाथ जी की आराधना में करेगा। उस नृत्य का नाम होगा अग्नि नृत्य। और ये फतेह फतेह के पश्चात नृत्य पूरा करते हुए बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते समय एक नारा देता है जिसका नाम है जय जय। बताओ क्या देता है? जय जय। यानी जिस समय एंट्री मारा है उस समय तो फतेह फतेह का नारा, और जैसे ही नृत्य पूरा हो जाता है, नृत्य पूरा होने के बाद में जय जय का नारा दिया जाता है। फतेह फतेह पटवार परी में पूछा जा चुका है कि फतेह फतेह नारे का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो चाहे फतेह फतेह का पूछे, चाहे जय जय का पूछे, दोनों ही नारों का संबंध अग्नि नृत्य से है। अगला बिंदु इस नृत्य के बारे में यह याद रखना, नृत्य करने में निपुण व्यक्ति, यानी जो नृत्य कर लेता है, जो नृत्य करने में निपुण होता है, उस व्यक्ति को सिद्ध कहा जाता है। नृत्य करने में निपुण व्यक्ति को बताओ क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। जो नृत्य नहीं कर पाता उसे सिद्ध नहीं कहते, और जो नृत्य कर लेता है उसको बताओ क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। अगला बिंदु, इस नृत्य के प्रवर्तक कौन है, यानी इस नृत्य की सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो इस नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं रुस्तम जी। इस नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं रुस्तम जी। जबकि इस नृत्य के अगर प्रसिद्ध डांसर या प्रसिद्ध नृत्यकार पूछे तो दो नाम आपके सामने होने चाहिए। एक व्यक्ति का नाम है लालनाथ जी, और दूसरे व्यक्ति का नाम है चोखानाथ जी। बताओ, एक व्यक्ति का नाम है लालनाथ जी और दूसरे व्यक्ति का नाम है चोखानाथ जी। ये नृत्य समय के साथ विलुप्ति की कगार पर आया, लेकिन इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? तो आपका एक ही उत्तर होगा, इस नृत्य को संरक्षण देने वाले बीकानेर के महाराजा। और बीकानेर के महाराजा का नाम बताओ क्या था भाई? गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा का नाम बताओ क्या है?
है गंगा सिंह, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां पर अपना अग्नि नृत्य समाप्त होता है। दोबारा से बता रहा हूं, अग्नि नृत्य मित्रों, अग्नि नृत्य जसनाथ जी की आराधना में क्यों किया जाता? क्योंकि बाल्य अवस्था में जसनाथ जी को अग्नि से शक्ति प्राप्ति हुई थी। पूरी कथा मैंने आपको सुनाई। कत्रियासर बीकानेर का यह नृत्य प्रसिद्ध है। जसनाथ जी ने समाधि आश्विन शुक्ल सप्तमी को ली थी, इस कारण आश्विन मास में यह नृत्य होता है। नृत्य का स्थल जो होता है उसको धूणा कहते। यहां धूणा पर कई अंगारे एकत्रित किए जाते हैं, इन अंगारों को मतीरा कहते। अंगारों के चारों तरफ हल्के हल्के पानी का छिड़काव किया जाता, जिसे जमाव कहा जाता है। नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र, नगाड़ा, झांझ व घंटी प्रयुक्त होती है। नृत्य करने वाला नृत्यकार गुरुजी का आशीर्वाद लेकर फतेह फतेह का नारा देते हुए नंगे पांव इन अंगारों पर जाता है और अंगारों पर काफी देर तक नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करता हुआ बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते समय ये जय जय का नारा देता है। इस नृत्य को जो व्यक्ति पूरा कर लेता है उस व्यक्ति को सिद्ध कहा जाता है। इस नृत्य की शुरुआत रुस्तम जी के द्वारा की गई, जबकि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्यकार लालनाथ व चौकानाथ है। समय के साथ नृत्य कमजोर पड़ता गया, लेकिन इस नृत्य को संरक्षण देने का श्रेय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जाता है। तो यह था भाई अपना धार्मिक नृत्य कानूड़ा, और कानूड़ा के बाद अग्नि नृत्य। इससे पहले घूमर नृत्य और घूमर नृत्य से पहले कथक नृत्य के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूं कि यहां तक की सारी जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली जानकारी नृत्य कला के बारे में अगली क्लास जो है वहां पर फिर से अपन राजस्थान के धार्मिक नृत्य व व्यवसायिक नृत्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। सादर वंदे, राम राम।